हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका जीएनजी 2.0 सीरीज क्लास 11th के अंदर। और आज हम लोग डे नंबर 3 में एक चैप्टर पढ़ेंगे जो बेस बनाएगा आपका, जो आपको बीकॉम में, सीएस में, सीए में हर जगह काम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना, थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअली अकाउंटिंग करने का ना एक बेस है, कैसे अकाउंटिंग की जाती है, बेस क्या है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, क्या कन्वेंशंस हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स ध्यान से अच्छे से समझना। ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th अकाउंटेंसी का हम लोग अच्छे से यहाँ पे खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, GAAPS। ध्यान रखना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा, कभी आपने सोचा है इतनी सारी कंपनीज हैं, इतने सारी कंट्रीज हैं, इतने सारे अलग अलग लोग हैं और कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे बनाना है ताकि हर कोई अच्छे से उसको समझ पाए। जब तक लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझेंगे नहीं, तब तक कंपनी के बारे में इंटरप्रिटेशन करके उसमें पैसा कैसे लगाएंगे। तो हम ऐसा क्या करें, किस तरीके से हम अपनी रिपोर्ट्स को बनाएं ताकि समझने वाले यूजर्स को वो बहुत अच्छे से समझ आए। तो इन्होंने गैप बनाया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ इस तरीके से हम अकाउंटिंग करेंगे ताकि समझने वाला ना, चाहे वो कोई भी हो, उसे अच्छे से समझ आए, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसी और से कंपेयर कर पाए। हर साल हम उसी तरीके से बनाएंगे, वो भी लोग भी बनाते हैं, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग लोगों में बनाने के लिए ही किया गया है। यह है क्या, ये रूल्स है, बेसिक रूल्स, जिस रूल के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स अकाउंट्स को बनाया जाता है। ये गाइड करेगा भाई, सब लोग इसी तरीके से अकाउंटिंग करो ताकि सबकी अकाउंटिंग कॉमन हो, समझने वाले को अच्छे से समझ आ जाए। सो दैट ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो यूनिफॉर्मिटी, है ना, वही ना, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए बाय इट्स यूजर्स। यूजर्स कौन कौन से होते हैं हमने पहले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अच्छा, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड और प्रपोज एज ए गाइड टू एक्शन। ये आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे स्टेटमेंट्स को बनाने हैं। अ सेटल ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस, यानी कि कंडक्ट, प्रैक्टिस और एक सेटल ग्राउंड बेसिस पे आपको रूल्स बताएगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनाने कैसे, आपको गाइड करेगा। इन्हीं को कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये सिद्धांत है, अकाउंटिंग करते वक्त इन बातों का तुम्हें ध्यान रखना ही रखना है। ये किसने दिया था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, वैसे अमेरिका का है, राइट। अच्छा, अब यह है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे होते हैं। क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस क्या होता है, हम आगे चल के बात करेंगे। आपके लेवल पे थोड़ा बहुत पढ़ना है, वो मैं आपको बता दूंगा, बट ये बहुत 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 जरूरी है। और ये है क्या, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अकाउंटिंग करने से पहले ये 3 अजम्पशंस आपको लेना ही लेना है। जो कोई भी कंपनी जब अकाउंटिंग करती है ना, दीज आर द 3 टाइप ऑफ अजम्पशंस वो लेती ही लेती है। तो वो कौन कौन से अजम्पशंस हैं, सबसे पहला है, और इसी को AS1 भी बोलते हैं, सबसे पहला है गोइंग कंसर्न। ध्यान समझना, सबसे पहला क्या है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ये अजम्पशन सिंपली बताता है कि अगर आपने एक बार बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो आपका बिजनेस फॉरसीबल पीरियड तक, लंबे समय तक चलता ही जाएगा। आप ये नहीं सोचोगे कल को बंद हो जाएगा, आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक कि कोई ऐसी इवेंट या कंटिंजेंसी, अनसर्टेनिटी ना आ जाए, जब तक पक्का सबूत ना मिल जाए, या अब तो नहीं चल सकता, तभी आप उसे बंद होने के बारे में सोचना। अदरवाइज आपको अपने बिजनेस को बंद करने के बारे में नहीं सोचना है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इफ बिजनेस इज स्टार्टेड देन इट विल बी रन टिल फॉरसीएबल पीरियड, सो रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अपकमिंग पीरियड। भाई आपको अपकमिंग ईयर तक आपका बिजनेस चलता रहेगा। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट वी कैन डिफरेंशिएट अबाउट द रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीव। ये कॉन्सेप्ट है, तभी हम लोग किसी को उधार देते हैं कि हाँ ठीक है आगे पैसा मिलेगा, हमारा बिजनेस रहेगा, इसीलिए हम उधार देते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट ना हो कि हमारा बिजनेस कल क्या होगा, हम उधार दे ही नहीं पाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे रेवेन्यू और कैपिटल के नेचर की चीजों में डिफरेंशिएट किया जाता है कि ये रेवेन्यू नेचर की चीजें हैं,
रेवेन्यू नेचर की चीजें कौन सी होती हैं? जो इसी साल यूज होके इसी साल खत्म कर लेते हैं, जिसका बेनिफिट हम इसी साल उठा लेते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जिसका बेनिफिट हम आगे आने वाले कई सालों में उठाएंगे। लाइक हमने मशीन खरीदी 10 साल चलेगी, ठीक है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमें कहता है आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया तो डरो मत, आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। जब तक कोई क्लियर एविडेंस ना हो बंद करने का, तब तक आपने नेगेटिव चीजें नहीं सोचनी है, ठीक है। Even fixed assets are recorded at their original cost and depreciation over the life of such asset. Even fixed asset अगर 10 करोड़ की है, 10 करोड़ की खरीदी, 10 करोड़ दिखाएंगे और हर साल जो डेप लग रहा है उसमें से हम लोग माइनस करेंगे। तो ये है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी बिजनेस आपका चलता रहेगा। दूसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है? Once accounting principles are adopted, it should be applied consistently year after year. एक बार आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर लिया तो आपको साल दर साल इसको चलाना ही है। जो प्रिंसिपल्स आपने एक बार अडॉप्ट किया वो अगले साल भी लगाओ, अगले साल भी कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं कि इस साल कोई और प्रिंसिपल्स लगाया, कोई और मेथड लगा दिया, अगले साल कोई और मेथड, तो भैया पढ़ने वाला बंदा कंफ्यूज होगा, ठीक है। It states that unless and until things are mentioned in the accounting policy, procedure, accounting standards, etc., things that have been followed in the previous year in accounting remain same in the upcoming year also. It is because due to easy understanding, evaluation and comparison of financial statements for its user, आप इस बार जो बनाओगे उसी को आपने अगली बार भी बनाना ताकि वो कंपेयर कर सके पास्ट ईयर से। एग्जाम्पल, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आप पढ़ोगे आगे चल के, SLM, WDV, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, LIFO, FIFO, तो वो सारी चीजें सेम रखना जब तक कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में खुद कोई चेंज नहीं आता। AS में भी अमेंडमेंट आता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं। अगर चेंजेस आया AS के अकॉर्डिंग तो हमारे बेटरमेंट के लिए आया, हम चेंज करेंगे, अदरवाइज हम इसको चेंज नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। तीसरा है अक्रूअल कॉन्सेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि इस साल की कमाई आपको इसी साल के अंदर दिखाना है, भले ही वो पैसा मिला हो ना मिला हो। आपने अर्न कर लिया ना, आप इसको रिकॉर्ड कर लो। पैसे से मतलब नहीं है, पैसा आज मिले, क्या पता कल मिले, और क्या पता एक साल पहले मिल चुका हो। हमें इस साल की कमाई इसी साल के अंदर दिखाना है, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। सिमिलरली इस साल के जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंस है, वो इसी साल रिकॉर्ड करना है, वेदर द एक्सपेंसेस आर पेड और नॉट। क्या पता ये एक्सपेंसेस हम अगले साल पे करें, क्या पता इसी साल पे करें, क्या पता पिछले साल पे कर दिया हो। मुझे कोई लेना देना नहीं है पैसे से, मुझे मतलब है इस साल की कमाई, इस साल के खर्चे आप इसी साल रिकॉर्ड करोगे, आपको पैसा नहीं देखना है। एक्चुअली दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, कैश कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमें अकाउंटिंग में बेसिक अजम्पशन है फॉलो करना पड़ता है। दिस अजम्पशन स्टेट्स दैट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेनेवर दे आर एंटर्ड इनटू। जब ट्रांजैक्शन हो गई ना तब आप इसे रिकॉर्ड कर दो। वेदर अमाउंट इज रिसीव्ड और नॉट, पेड और नॉट, पैसा मिला हो नहीं मिला हो, पे किया हो नहीं किया हो, कोई मतलब नहीं। It means we should record the expenses when it is incurred, not when it is settled or paid. Similarly, income are recorded when it is earned, not when received. तो भैया आपको देखना, इस साल मैंने अपनी बिल्डिंग का पेंट करा लिया तो इस साल का खर्चा बुक हो गया, भले ही पैसा दूं ना दूं, पहले दे चुका हूं बाद में दे चुका हूं, मुझे कोई मतलब नहीं, इसी साल दिखाऊंगा कि इस साल मेरा खर्चा हुआ है, भले ही पेमेंट हुई हो ना हुई हो। इस साल मैंने कहीं काम किया, मुझे पैसा अगले साल मिलेगा, एक साल पहले मिल चुका, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं इस साल ही रिकॉर्ड करूंगा जब काम हुआ है। तो जब काम हुआ होता है, एक्सपेंस इनकर होगा, इनकम रिसीव होगा, इनकम अर्न होगा, रिसीव नहीं, अर्न होगा, एक्सपेंस इनकर होगा, तभी रिकॉर्ड करेंगे। आपको कैश से कोई मतलब नहीं है। जैसे 1 दिसंबर 2021 को 50,000 का सामान बेचा, ये दिसंबर 21 किस ईयर के अंदर आता है? ये आता है आपका 21-22 के अंदर, ठीक है। सोल्ड टू मोहन क्रेडिट एंड अमाउंट रिसीव, अमाउंट कब आ गया है? 22-23 के अंदर। तो ये 22-23 है ना, 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक चलता है। दो तरह के ईयर होते हैं, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर है जो 1 अप्रैल से चल के नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक चलता है। इस साल के 9 महीने, अगले साल के 3 महीने। कैलेंडर ईयर एक ही साल के सारे महीने होते हैं, जनवरी से दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो ये हो गया आपका 15 अप्रैल 2022। तो आपने काम इस साल किया,
पैसा इस साल मिला है, तो हमें सेल्स किस में, किस ईयर सेल हुई है हम मानेंगे 21-22 या 22-23? तो 22-23 नहीं मानेंगे, जब हमने सेल किया है तो हम लोग मानेंगे 21-22, नॉट 22-23। तो हम 21-22 को मानेंगे, नॉट 22-23। तो हम मानेंगे 21-22 को सेल हुआ। तो जब सेल हुआ आप तभी रिकॉर्ड कर दो, भले ही उसका पैसा एक साल पहले मिल चुका हो, इग्नोर करो, एक साल बाद में मिलेगा, पैसा मत देखो, बस आपने सेल को बुक कर देना है। तो ये 3 चीज ध्यान रखना। इसको मैं शॉर्टकट में ना कैग बोलता हूं, कंसिस्टेंसी एक्रूअल गोइंग कंसेप्ट। ठीक है, जैसे स्कूल में लेके जाते हो बैग, तो प्रिंसिपल इसका शॉर्टकट है कैग, कंसिस्टेंसी एक्रूअल और गोइंग कंसर्न। ठीक है, चलो अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल अजम्पशन हो गए शुरू के 3, बट और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, फटाफट उनको भी हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि जो बिजनेस का ओनर है वो अलग है फ्रॉम इट्स बिजनेस। सुनील पांडा अलग है, सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस अलग है। ठीक है, रजत अरोड़ा सर अलग हैं और उनका जो डीसी लाइन प्राइवेट लिमिटेड है वो अलग है। ओनर अलग है, ओनर का बिजनेस अलग है, ये मानकर आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है, ये अजम्पशन है। All the business transactions are recorded as per the business point of view। और हम एसपी को नहीं देखेंगे, हम एसपीसीसी को देखेंगे। हम जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है ना उसमें देखेंगे कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द ओनर। ओनर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। सुनील पांडा ने एसपीसीसी में जो पैसे लगाए हैं उसको चलाने के लिए, वो एसपीसीसी के लिए लाइबिलिटी है, और हम अकाउंटिंग कर रहे हैं एसपीसीसी के लिए। मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस अलग है। मुकेश अंबानी ने जो पैसा लगाया वो रिलायंस के लिए लाइबिलिटी है, और मुकेश अंबानी जो ड्रॉइंग विड्रॉ करेगा वो बाद में लौटाना पड़ेगा बिजनेस को। अगर ओनर ने बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला उसे लौटाना पड़ेगा ब्याज के साथ। सिमिलरली प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस, बिजनेस ने जो भी प्रॉफिट कमाया है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है क्योंकि वो बिजनेस ओनर को लौटाएगा, और अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो वो बिजनेस के लिए एसेट है क्योंकि ओनर से वापस वो लेगा। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ओनर अलग है, ओनर का बिजनेस अलग है। मैं अलग हूं, मेरी दुकान अलग है, मैं राशन की दुकान बैठा हुआ हूं और मेरे दोस्त आता कहता है चिप्स खिला दे, मैं बोला भाई मैं अलग हूं, मेरी दुकान अलग है, तो तुझे पैसे देना पड़ेगा भैया, मैं तेरे को ऐसे चिप्स नहीं खिला सकता। मैं अलग हूँ, मेरी दुकान अलग है, तो भैया तो पैसे दे और मैं इसके अंदर डालूंगा। मेरे घर से फोन आया मम्मी का कि भाई 5 किलो आटा लिया ना, मैंने कहा मम्मी पैसा देना पड़ेगा दुकान के अंदर 5 किलो आटे का। ऑल्दो आप बोलोगे यार ये तो पागल ही, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ ऐसा होता है, रियली में ऐसा होता है। अब ऑब्वियसली मैं मम्मी से पैसा लूंगा नहीं 5 किलो आटे के लिए, अपने खुद डालूंगा नहीं जेब से, बट मैं रिकॉर्ड करूंगा कि ये चीज मैंने खुद को दी और मुझे बाद में हिसाब में वो चीज चेक करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, तब भी असली प्रॉफिट लॉस निकलेगा। नहीं तो कोई भी कुछ भी कर रहा है, घर के लिए यूज कर रहे हो, दोस्तों को बांट रहे हो, खा पी रहे हो अपना, फिर लास्ट में पता ही नहीं चलेगा बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ है, पूरा बिजनेस डूब जाएगा एक टाइम बाद। तो आपको अकाउंटिंग करने से पहले अज्यूम करना मैं अलग हूं, मेरा बिजनेस अलग है। आपने ऐसा देखा होगा दुकानदार के पास कई बार दुकानदार को छुट्टे नहीं होते, तो अपनी जेब से पर्स निकालते हैं, आपसे 500 का नोट लेके पर्स में डालते हैं और 500 का खुले आपको दे देते हैं और फिर जेब में रख लेते हैं, फिर बोलते हैं अब तुम पेमेंट कर दो भाई, वो पैसा गले में जाएगा, दुकान का पैसा है। तो यानी कि वो अपने आप को और अपने बिजनेस को सेपरेट रखते हैं इसी प्रिंसिपल की वजह से। अगला है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये वही कहता है कि भाई उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करो जिसकी वैल्यू मनी में मेजर की जा सकती है। अगर कोई चीज की वैल्यू मेजर कर सकते हो मनी में, वो रिकॉर्ड करो। एम्प्लॉय की पंक्चुअलिटी, एम्प्लॉय की ईमानदारी, ऑनेस्टी, भैया वो सब रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कोई वैल्यू है नहीं। तो कहता है वही चीज को रिकॉर्ड करेंगे इसकी वैल्यू मनी में हो। ठीक है, अगला है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये कहते हैं कि अगर आपने बिजनेस एक बार साल में एक बार चालू कर दिया तो आपका बिजनेस तो लंबे समय तक चलता ही रहेगा, लेकिन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे आखिरी में बनाएंगे? नहीं, आपको पूरे लाइफ को छोटे अकाउंट, जो भी आपके बिजनेस की लाइफ है उसको छोटे छोटे पार्ट में आपने बांट देना है, और 1 साल का जो भी पीरियड है उसका प्रॉफिट लॉस आपको यहां निकालना है, इसका प्रॉफिट लॉस यहां निकालना है, इसका यहां निकालना है, इसका यहां निकालना है। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या है? According to this principle, total life of a business is divided into smaller part and performance of business must be evaluated at regular interval so that we can compare our present performance with the past performance, making correct decision, evaluating the result, etc. Generally 12 महीने का पीरियड मानते हैं और वो कैलेंडर और फाइनेंशियल कोई भी हो सकता है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी 31 दिसंबर से चलता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अगला कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है हर चीज को रिकॉर्ड करो कॉस्ट पे, तुम्हें कितनी लागत लगी है। मैंने अभी एक सोलर प्लांट खोला है, इसकी कीमत है 20 लाख रुपए, जिसमें सरकार ने मुझे दिया है 5 लाख 15 लाख रुपए मेरी जेब से लगाए, तो मैं उसको
उसको मैं 20 लाख का नहीं दिखाऊंगा, मैं उसे 15 लाख का दिखाऊंगा। जो मेरी लागत लगी है, जहां मेरी कॉस्ट लगी है, मुझे उतना ही दिखाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैचिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ मैच करना है। अगर आप इस 12 महीने की कमाई ले रहे हो तो आपको इसी 12 महीने का खर्चा लेना है। अगले साल के लिए जो आपने खर्चा कर दिया वो आपको काउंट नहीं करना है, आपको सिर्फ 12 महीने की कमाई 12 महीने खर्चे लेने हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द रेवेन्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड मस्ट बी मैच द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड ओनली, देन यू कैन कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट लॉस। मान लो सेल की 12 महीने में 5 लाख रुपए और रेंट दे दिया मान लो 15 महीने का, तो भैया 15 महीने का रेंट भले ही पे कर दिया बट आपको कैलकुलेट 12 महीने का ही करना है, क्योंकि ये 12 महीने की सेल लिए तो फिर खर्चे भी 12 महीने, तभी तो एग्जैक्ट प्रॉफिट निकल कर आएगा। अगर मैं आज बोलूं अपने दोस्त से भाई मेरा बहुत खर्चा हो गया, मैंने 3 साल की फीस एडवांस दे दी, तो यार वो क्या बोलेगा, बोलेगा भाई तू 3 साल का भी तो दिए बैठा है, तू इतना कमा रहा है, तू कमा रहा है 1 साल का, तू खर्चा देख रहा है 3 साल का, तो कैसे मैच होगा। तो मैचिंग कमाई साल के ले रहे हो तो खर्चा भी साल का लो। इफ सेल्स फॉर 12 मंथ, 12 महीने की सेल 2 लाख है, रेंट 15 महीने का पे कर दिया 1.5 लाख, तो आप 2 लाख में 1.5 लाख घटा के ये नहीं बोलोगे मेरा 50,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। वी हैव टू एक्सपेंस ओनली फॉर 12 मंथ, तो भाई 15 महीने का अगर 1.5 लाख है, 12 महीने का 120 होगा, तो हमारा जो असली प्रॉफिट है वो कितना है 280 2 minus 120 दैट इज 80,000। इन दिस सिचुएशन प्रीपेड एक्सपेंस कितना आ गया 30,000 का, जो एक करंट असेट की तरह बैलेंस शीट में दिखेगा। आपने पे आज ही कर दिया 1.5 लाख रुपए, बट लेकिन 30,000 जो है उसमें से वो प्रीपेड है, वो नेक्स्ट ईयर का है। Sixth है dual aspect concept. According to this principle, every transaction has two aspect. हर transaction के 2 aspect होते हैं, उसको बोलते हैं dual aspect. One is debit, एक होता है debit और another is credit, दूसरा होता है credit. And debit credit should be equal. और debit credit क्या होना चाहिए, equal होना चाहिए। एग्जाम्पल, कैपिटल रिड्यूस बाय ओनर, ओनर ने 5 लाख रुपए लगाए, हियर कैश अकाउंट इज डेबिटेड फॉर 5 लाख एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर 5 लाख। कैश डेबिट हो गया 5 लाख से और कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 5 लाख से, राइट। तो जो आपने पैसा लगाया बिजनेस में, तो बिजनेस के अंदर क्या आ गया, पैसा आ गया, कैश आ गया 5 लाख का, साथ में जो कैपिटल आ गई वो भी कितने की आ गई, आपकी 5 लाख आ गई। एंट्री क्या करेंगे, कैश टू कैपिटल, राइट। डुअल एस्पेक्ट, हर चीज की 2 एस्पेक्ट है, एक चीज डेबिट एक चीज क्रेडिट। समझ रहे हो बात को, जैसा मैं सेल कर रहा हूं तो सेल हो रही है, सामान जा रहा है और पैसा आ रहा है, परचेज कर रहा हूं पैसा जा रहा है सामान आ रहा है। दिस इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। 7th है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ध्यान समझना, ये कहता है कि जिस टाइम पे आपकी सेल हो गई आप उसी टाइम पे रेवेन्यू को बुक कर लो। मेरी बात ध्यान समझना, जब पैसा मिला है तब नहीं बुक करना, जब सेल हुई है तब बुक करना है, ठीक है। गुड्स ऑफ ₹50,000 on 1st of July 2023 and payment for the same receive on 15th of April 2024, then as per the revenue recognition concept, revenue will be record for the 23-24 not for 24। इस साल रेवेन्यू बुक नहीं करना, जब पैसा मिला है, जब सेल हुई है आपको उस समय पे रेवेन्यू बुक करना है, ओके। अगला है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय चेकिंग इट्स एविडेंस or supporting documents. For example, for sales amount involves are verified। ध्यान रखना, सेल्स अमाउंट जो है सेल्स अमाउंट इन्वॉल्व्स ने इनवॉइसेस, ठीक है, इनवॉइसेस होगा, ठीक है। सेल्स अमाउंट इनवॉइसेस, जितने भी सेल्स अमाउंट के इनवॉइसेस है ना उसको वेरीफाई करेंगे। मतलब अगर कोई ये कहता है कि भाई इतने की सेल हुई है तो आंख बंद करके रिकॉर्ड नहीं करना। आप अकाउंटेंट तो आप बोलोगे भैया मुझे इनवॉइस दे दो मैं खुद रिकॉर्ड कर लूंगा, आप मुझे बताओ कितनी सेल हुई है, कितने की परचेज हुई है, हम बिल देख के रिकॉर्ड करेंगे। उसको बोलते हैं वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट, हर चीज को वेरीफाई करोगे। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है सारी चीजों को डिस्क्लोज करना है, छुपाना कुछ नहीं है। अकाउंटिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि हर एक चीज जो है प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करोगे। नेक्स्ट है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जितने भी मटेरियल आइटम है ना उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, इमटेरियल आइटम्स कैन बी इग्नोर। जितने भी अच्छा सर मटेरियल क्या होता है, मटेरियल वो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका छुपाने से तुमको फर्क पड़ता है, दैट इज मटेरियल। इमटेरियल क्या है, ये बातें बेकार है, इमटेरियल है। अगर बोलो संडे को छुट्टी है तो आप सुनोगे भी नहीं, हाँ ठीक है पता है हर साल होती है यार, इमटेरियल बात है हमारे लिए। तूने ये बताने के लिए फोन किया मुझे संडे को छुट्टी है, और दोस्त से बोलोगे क्योंकि भाई संडे की छुट्टी पता है सबको। लेकिन मटेरियल क्या है कि भाई आज थर्सडे की भी छुट्टी है, मान लो ऐसा हो गया तो यार अब तुमने ये क्यों नहीं बताया। तो मटेरियल फैक्ट का मतलब क्या होता है, या मटेरियल चीजें जो मैटर करती हैं, इमटेरियल जो मैटर नहीं करती हैं। तो जो मैटर नहीं करती है अगर उसको बुक्स में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, दान दक्षिण दे दिया अभी, कार किसी से उतार के 20 रुपए किसी को दे दिया, भैया उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, वो इमटेरियल है। लेकिन 5 लाख का डोनेशन आपने किसी कंपनी को दिया उसे लिखो।
अच्छा, अब सवाल ये है कि सर क्या हम रुपए से डिफाइन करेंगे कौन सा छोटा अमाउंट कौन सा बड़ा अमाउंट? नहीं, हम रुपए से डिफाइन नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि भाई किसी के लिए 5 लाख छोटा अमाउंट हो सकता है, किसी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, किसी के लिए 100 रुपए छोटा हो सकता है, किसी के लिए बहुत बड़ा। अगर कोई कंपनी 2,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए बहुत इमटेरियल है या 1 करोड़ रुपए इमटेरियल है, लेकिन जो कंपनी सिर्फ 2 करोड़ का बिजनेस कर रही है उसके लिए 1 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो वही चीज है। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट द नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर। भाई ये मटेरियल है, ये इंफॉर्मेशन हम देंगे ना तो उसका डिसीजन चेंज हो सकता है, तो उसको दो। और ये डिसीजन देने से उसका डिसीजन कोई चेंज नहीं होता, ये बात बताने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने 20 रुपए दान दिया है, उस इन्वेस्टर्स को कोई लेना देना नहीं है इस बात से, तो वो इमटेरियल उसको हम इग्नोर करेंगे। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, ध्यान से समझना, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस क्या कहता है? फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है, आपको लग रहा है लॉस होने वाला है, तो आज से ही उसके लिए प्रोविजन बना लो, है ना। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई गेन होने वाला है तो उसको आपने क्या करना है? इग्नोर करना है। ध्यान समझना क्लास। इट इज ए की अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट मेक श्योर दैट एसेट्स एंड इनकम आर नॉट ओवर एस्टिमेट एंड प्रोविजन इज मेड फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस। ठीक है, प्रोविजन बना के चलो फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है, वेदर द अमाउंट इज नोन और जस्ट एन एस्टिमेशन। एक्सपेंस एंड लायबिलिटी आर नॉट अंडर एस्टिमेट। फॉर एग्जांपल, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो भी कम है उसमें दिखाना है। प्रोविजन इज मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। जो बैड एंड डाउटफुल डेट्स है उसके लिए हमें क्या करना है? प्रोविजंस बनाने हैं। तो ये होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए आप पहले से रेडी रहो, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को आप भूल जाओ जब तक वो हाथ में ना आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट था प्रूडेंस, आप ध्यान रखना। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अब अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, चाहे वो डेप्रिसिएशन की हो, चाहे इंटेंजिबल एसेट्स की हो, चाहे वो बहुत सारे इवेंट्स की हो, चाहे वो स्टॉक वैल्यूएशन की हो, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की हो, तो इन्होंने क्या कर रखे ना, कुछ अकाउंटिंग लाइक 20 to 30 के अराउंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखे हैं। 30 से ऊपर भी हो सकता है, डिपेंडिंग, चेंज होता रहता है। तो इन्होंने एक लिस्ट बना रखी है और बता रखा है कि भाई इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको ये काम करना है। तो जो भी इंसान काम कर रहा है, कंपनी के स्टेटमेंट्स को बना रहा है, चार्ट अकाउंटेंट है या जो भी है, वो क्या करता है? उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइड करता है उसको, उस हिसाब से वो चीजों को कहता है भाई इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऐसा लिखा है तो भी ऐसा लिखो। ये लॉ है, समझ लो अकाउंटिंग करने का। Accounting standards set of guidelines that is generally accepted accounting principles that are followed for preparation and presentation of financial statement। भाई कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लोग देखते हैं और उसके बाद कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो एक गाइड होना चाहिए बनाने का। दे आर अकाउंटिंग रूल्स प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू बाय द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू किसने किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस विद एम टू एलिमिनेट देम एंड एक्सटेंड पॉसिबल। देखो, जहां तक आप अलग अलग चीजों को पॉसिबल है हटा सको, हटा के कॉमन चीज बना लो, सब लोग उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, फॉलो करेंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड एंड अप्लाई, तो जो जो जरूरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो भी अडॉप्ट किया जाता है, उस पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है। हेल्प करता है कंपैरिजन करने में, अगर सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से काम करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम होगी, तो अलग अलग एंटिटी से भी खुद से भी आप कंपेयर कर सकते हो। खुद से कंपेयर करते हैं तो इंट्रा कंपैरिजन, दूसरे से करते हैं तो इंटर कंपैरिजन। इनहैंस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, भरोसा बढ़ जाता है। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया है तो भरोसा लोगों का बढ़ जाता है। यूटिलिटी क्या है एएस की? तो सबसे पहला पर्पस क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर। तो नॉर्म्स बताता है, रूल रेगुलेशन बताता है कैसे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करता है इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, उसको प्रेजेंट करना बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जितने भी डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस लोग अपनाते हैं ना उसको हटाओ, कॉमन चीज, कॉमन वे बनाता है। एप्लीकेशन ऑफ एएस मेक फाइनेंशियल मोर मीनिंगफुल एंड कंपैरेबल। मोर मीनिंगफुल कंपैरिजन, आप खुद का सब लोग एक तरीके से बना रहे हैं तो आप कंपेयर इजीली कर सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लास कॉन्फिडेंस देता है अमंग यूजर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को पढ़ें, समझें, उसके ऊपर भरोसा कर सके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है ऑडिटर्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द ऑडिटर। सीए जो है वो ऑडिटर होता है और इज
ऑडिटिंग द अकाउंट्स दे हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो द यूनिफॉर्म प्रैक्टिस एंड पॉलिसी। तो सीए को भी हेल्प करता है, बनाने वाले को भी हेल्प करता है। सीए चेक करता है, ऑडिटर होता है तुमने सही से बनाया कि नहीं बनाया, इसको फॉलो किया कि नहीं किया। अगला है लिमिटेशंस, कमी क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। मैनमेड है तो भाई कहीं ना कहीं क्लास वेरिफिकेशन टेस्ट में भी वो फेल हो सकता है, सारी वेरिफिकेशन टेस्ट में जरूर नहीं पास हो, मैनमेड है तो गलतियां हो सकती हैं। ऑन द बिजनेस इन्वायरमेंट, लॉ ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो लॉ है, बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बनाए जाते हैं। दे चेंजेस ऑफन टू मीट द चेंजेस, ठीक है। तो वो जो भी चेंज आते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लास ये भी चेंज करते हैं, कई बार नहीं भी करते, कई बार पुरानी चीजें चलती रहती हैं, बाद में आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो अपर वर्जन है, फिर समझ लो जो ठीक करके दोबारा अमेंडमेंट आता है वो लेट भी आता है। तो मैनमेड है तो कमियां तो होंगी। एएस आर एप्लीकेबल कंपनी ऑन विच इंड एएस इज नॉट एप्लीकेबल। ध्यान रखना, एएस के बाद एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम आया, इंड एएस आया। तो इंड एएस जहां पे एप्लीकेबल नहीं होता ना, वहां पे एएस एप्लीकेबल है। एंड आर नॉट अडॉप्टेड वॉलंटरी बाय द कंपनी, और कंपनी वॉलंटरी उसको अडॉप्ट नहीं करती, मतलब लिखा हुआ है कि भाई ये कंपनी इंड एएस अप्लाई करेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये खाली एएस जो पुराने एएस है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, इंड एएस होता क्या है? इंड एएस इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो नोटिफाइड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसको बोलते हैं इंड एएस, दैट कवरेज विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। दैट वो कवरेज क्या करता है? आईएफआरएस को, ये फुल फॉर्म ध्यान रखना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एएस आर बेस्ड ऑन साउंड क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल, ये भी वही है, इंड एएस भी वही गाइड करता है बड़ी बड़ी कंपनियों को कैसे अकाउंटिंग करनी है। इंड एएस आर सेट टू बी द प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दिस कॉन्ट्रास्ट विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट आर एप्लीकेबल ऑन कंपनीज ऑन विच इंड एएस आर नॉट एप्लीकेबल, विच रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कुल मिलाकर जहां पे इंड एएस लगेगा वहां एएस नहीं लगता, जहां एएस लगता है वहां इंड एएस नहीं लगता जनरली। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस क्या है? इंड एएस कहां कहां एप्लीकेबल होगा? सबसे पहले कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है इंडिया के अंदर, कंपनी की जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर की है। अदर कंपनी में फॉलो इंड एएस वॉलंटरीली, बाकी कंपनी अपनी इच्छा से भी कर सकती है। अगर कोई एएस की जगह इंड एएस फॉलो करना चाहता है ठीक है, बट इंड एएस की जगह एएस फॉलो नहीं करेगा वो। इंड एएस विल आल्सो अप्लाई ऑन द होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी जो मालिक कंपनी है, उस मालिक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को खरीदा हुआ है जिसके 20% ज्यादा शेयर उन्होंने अपने पास रख रखे हैं, उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी ऑन विच इंड एएस इज अप्लाई और वॉलंटरी अडॉप्टेड, तो इन सब कंपनियों के ऊपर भी इंड एएस लगता है। तो बस इतना ही था चैप्टर में। एएस इंड एएस से बहुत रेयरली चीजें पूछी जाती हैं क्योंकि उसका लेवल बहुत हाई है, आप आगे जाके पढ़ते हो उसको, बट फिलहाल के लिए वो सीए के अंदर आपको पढ़ना है। फिलहाल के लिए जितने कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस हैं, प्रिंसिपल्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज उसको पढ़ लेना, उसको अच्छे से याद कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।